पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कोई कलेक्शन हो जाए। Normally, so there is 5 to 10 cc of pericardial fluid, which is for the reduction of the friction. ये मलाई वो चलता रहे चलना, तो मूवमेंट होती रहे। लेकिन जब वो उससे बढ़ जाता है, यानी कि 500 cc हो गया, 1000 cc हो गया, तो वो इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि इतना गुब्बारा बन जाता है ऑल अराउंड द हार्ट कि वो हार्ट पे प्रेशर डालता है और हार्ट धड़क ही नहीं लग सकता, हार्ट बीट ही नहीं करता। मेनली विसरल पूरा जो है वो नहीं कर पाते, टेम्पोरल हार्ट से वो विसरल प्रेशर हो जाता है हार्ट। तो उसका अब करना क्या है कि जब टेम्पोरल आप डायग्नोज कर लें क्लिनिकली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, तो जब आपको श्योर हो जाए कि ये वाकई टेम्पोरल है, एक्सरे भी आपको हेल्प करेगा, ईसीजी भी आपको हेल्प करेगा, क्लिनिकल साइड सिम्टम भी हेल्प करेंगे, तो फिर आपने अब उसका हाल सोचना है एज ए डॉक्टर, what can I do for my patient? जी पंक्चर नहीं पेरिकार्डियल सेंटेसिस सर हम उसमें नीडल डालेंगे ना, to put a needle inside the pericardial cavity and to suck the fluid out. तो आप fluid उसको कहते हैं कार्डिक जो पैरासेंटेसिस होती है। सर वो किस जगह से करेंगे? वो आप the most dependent part, जैसे आप बिल्कुल डिपेंडेंट पार्ट डायफ्रामेटिक एरिया हो गया ना, तो डायफ्राम में से आप एब्डोमेन से नहीं आएंगे, आप थॉरैक्स पे से जाएंगे किसी इंटरकॉस्टल स्पेस से, एंड द यूजुअल साइट इज द 5th और द 7th इंटरकॉस्टल स्पेस। यहाँ से आप जाएंगे और अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल डालेंगे, आप अंदर दूध काम नहीं करेंगे, दिल से गिर देना। 5th और 7th क्यों इम्पोर्टेंट होती है ज़्यादा, यानी इन्हीं के गिर्द क्यों हम लोग घूमते हैं? नहीं वो डिपेंड करता है ना कि फ्लूइड अगर ऊपर है तो आप 5th के लेवल में, बिल्कुल नीचे है तो आप 7th के लेवल में चले। तो फिर उसमें क्या फ्लूइड में जाके आप फिर उसको सक करेंगे, तो मतलब अगर तो वो फ्री फ्लूइड हुआ तो बड़ी आसानी से सक हो जाएगा, अगर वो थिक हुआ और फाइब्रिनस एक्सुडेट हुआ, गाढ़ा हुआ, लाइक ब्लड है, क्लॉट है, तो वो सक नहीं होगा, वो नीडल में नहीं है, नीडल खुद ब्लॉक हो जाएगी, फिर उस सूरत में ओपन करना पड़ता है। वाइट बोर भी कितना बोर होगा, मतलब ब्लड तो आ जाएगा, क्लॉट जब फंस जाएगा तो बड़े से बड़ा बोर भी क्लॉट बंद कर देता है। तो अगर तो बिल्कुल लिक्विड हुआ, पानी हुआ, इसका तो गाढ़ा भी ना हुआ कि नीडल निकाल ही ना सके, तो फिर तो निकल जाएगा नीडल से ही। यूजुअली इट इज डन विद द नीडल। तो वो फिर जब आप निकाल लें तो मरीज को भी सुकून और आपको भी सुकून, और फिर उसमें आप डायूरेटिक्स भी देंगे कि ताकि डायूरेशन होती रहे, ताकि ब्लड दोबारा मतलब पानी इकट्ठा ना हो उसमें, और फिर अंडरलाइंग रीजन ढूंढें कि क्यों हुआ इसको टेम्पोरल, तो उसको भी ट्रीट करें, क्योंकि असल ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज है। जब तक कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे दोबारा होता रहेगा, वो दोबारा बनता रहेगा, और इसी चक्कर में आप अपना मरीज को पता चलेगा नहीं भाई साहब अल्लाह को प्यारे हो। तो इसलिए दिल के मामले में बड़ा एहतियात जरूरी है। ये तो कुछ टेम्पोरल के बारे में। अच्छा, अब अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपका जो फ्लूइड है वो कम हो जाए, चले जाओ, कुछ कैंटी हो जाए, खुश्क हो जाए, तो फिर विसरल और पैरेटल पूरा के दरमियान रगड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और चूँकि अब इनमें से मुझे बताइए कि पेरिकार्डियल जो लेयर्स है वो सेंसिटिव कौन सी और इनसेंसिटिव कौन सी? सर जो विसरल है वो सेंसिटिव है। सर लेयर से क्या मुराद है? वो जो 3 लेयर एक तो फाइब्रस है ना, अच्छा, और एक सीरस है, सीरस के आगे 2 लेयर्स हैं, बिल्कुल, एक पैरेटल और विसरल, समझ गया, 3 हो गई ना पेरिकार्डियल। यस। तो इनमें से सेंसिटिव कौन सी? जो इनर मोस्ट है, जो इनर वाली है, ये विसरल लेयर जी है वो सेंसिटिव है, आउटर वाली एज अ प्रोटेक्शन काम कर रही है। अच्छा, अब
अब आपने याद ये रखना है यस सर, कि जिसकी तो होगी ना सोमैटिक नर्व सप्लाई, यस, वो सेंसिटिव होगी। अच्छा, जिसकी ऑटोनोमिक होगी वो सेंसिटिव नहीं होगी। सर विसरल इनसेंसिटिव है। अच्छा विसरल इनसेंसिटिव है, ठीक। आप दिल को हाथ में पकड़ ले कोई दर्द नहीं होगा। अगर आपको आपकी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, पेरिकार्डिटिस, तो आप चीखे मारेंगे। हालांकि दिल को कोई नहीं छेड़ रहा, सिर्फ पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम हो रही है। तो पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियम है, स्पेशली द फाइब्रस पेरिकार्डियम which is innervated by the same nerve which innervates the diaphragm, and that is the phrenic nerve. अच्छा, तो सर अभी आप हार्ट के क्लिनिकल्स बता रहे हैं। हाँ, clinically। अच्छा, मॉडल भी थोड़ा सा बताइएगा ना सर, वो तो भी थोड़ा। तो ये है जनाब पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डियल रब यस, और कार्डियोटेम्पोरल। कार्डियो भी बहुत पेन होती है, तो उसमें आप पेन किलर देते हैं और उसमें आप कोशिश करते हैं कि कम से कम पेन हो। मतलब पेन आप मतलब आपकी हार्ट बीट को तो रोक नहीं सकते, हार्ट तो बिल्कुल। चलेगा, यस सर, लेकिन आप पेन सेंसिटिविटी को तो कम कर सकते हैं। समझ। सर ये जो फ्लूइड होता है इसकी कंपोजिशन क्या होती है? जो फ्लूइड होता है जी दो किस्म का होता है। एक नॉर्मली तो ये वाटर लाइक फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं ट्रांसुडेट। एक तो एक्सुडेट हो और गया, एक एक्सुडेट होता है थिक, जिसपे फाइबर्स भी होते हैं, जिसमें मतलब बाकी मटेरियल भी होते हैं, वो थिक होता है। लाइक अगर पस हो तो वो एक्सुडेट होगा। तो सर जो हार्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन से मदद करने वाला फ्लूइड है जो ब्रेन में भी प्रेजेंट है, दोनों सेम होते नॉर्मली हैं? इट इज ट्रांसुडेट। अच्छा, ट्रांसुडेट। नॉर्मली इट इज ट्रांसुडेट। बस वाटर ले आए फ्लूइड होगा। आपका प्लूरल फ्लूइड, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, आपका पेरिटोनिक फ्लूइड, सारे ट्रांसुडेट। सही। सर ये सर इसको हम ऑरिकल कहेंगे सर। और सर इसमें एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट बताया था इधर, तो सर डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये जो है ना पेक्टिनेट मसल है, पेक्टिनेट, इसके साथ ये क्रिस्टा टर्मिनलिस, उनके मॉडल में गलत बना हुआ, क्रिस्टा टर्मिनलिस इधर होना चाहिए था और इसके पीछे इधर सल्कस होना चाहिए था। तो सल्कस तो इसमें नहीं बना हुआ, मैंने दूसरे मॉडल में देख लिया था, येलो स्ट्रक्चर था। तो ये क्रिस्टा टर्मिनलिस जो है सर वो ये इसके इधर होना चाहिए था, ऐसे ही है? वो नहीं है ना क्रिस्टा। क्रिस्टा हमेशा वहाँ होता है जहाँ सर्कस होती है। हाँ, तो इसके पीछे सल्कस है ना, तो इसके आगे इधर क्रिस्टा होना चाहिए था ना, इस पॉइंट पे। क्रिस्टा इज दैट पॉइंट जहाँ स्मूथ पार्ट और रफन पार्ट मिलते हैं। टर्मिनल है, टर्मिनल। और सर मैंने ये सुना था कि क्रिस्टा सर्कस टर्मिनल, क्रिस्टा भी टर्मिनल है। यस सर, मैंने सुना था कि क्रिस्टा टर्मिनलिस राइट एट्रियम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ट्रू एट्रियम और एक जो ऑरिकल से ड्राइव्ड एट्रियम होता है, ऐसे ही है? वही ना, एट्रियम प्रॉपर ऑरिकल दो है। अच्छा, तो जो इससे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ऑरिकल से ड्राइव्ड एट्रियम होता है? जो तो स्मूथ पार्ट है ना वो लेटर ऑन डेवलपमेंट है। अच्छा, लेटर ऑन स्मूथ। जो रफन पार्ट है दैट इज अ प्राइमरी वेंट्रिकल, प्राइमरी आर्टरी। अच्छा, तो सर एम्ब्रियो में जाके मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल इन दोनों में डिफरेंट आता है कि एक ऑरिकल। शुरू में तो एट्रियम ही बनता है ना, ऑरिकल बनता है। बिल्कुल। तो बाद में फिर ऑरिकल का एट्रियम बन जाता है ना, अच्छा, बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो रफ एंड होता है वो कहाँ से बनता है? रफन तो शुरू में बनता है ना, वो तो जब जो जो कार्डियक ट्यूब जब चैम्बर्स बनते हैं। अच्छा 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 अच्छा। प्रिमिटिव चैम्बर्स ऑरिकल ही है। अच्छा, वो रफ एंड वहाँ से बन जाता है और जो स्मूथ वाला है वो ऑरिकल से ही ड्राइव होके बनता है, तो राइट एट्रियम के। ऑरिकल से नहीं, वो बाद में दो जगह से ड्राइव होता है। जो राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट है वो साइनस फिलोसस से आता है, साइनस राइट हॉर्न ऑफ द साइनस फिलोसस। एंड रफ एंड पार्ट। और जो लेफ्ट का है दैट इज बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। समझ गया सर। दोनों साइनस फिलोसस से नहीं आते, इसलिए राइट वाले को कहते हैं साइनस विनेरियम। तो सर साइनस विनोसिस, साइनस वेनेरियम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें सर। फिर विनोसिस एम्ब्रियोनिक होगा ऑफ कोर्स और साइनस फिलोसस तो हार्ट ट्यूब का पार्ट वो, है। और जो विनेरियम है वो एडल्ट रेमिनेंट। विनेरियम उसी से डिराइव हुआ ना, विनोसस से। जो विनोसस से बनेगा वो विनेरियम है। सर मैंने साइनस विनोसिस समझा दी, किसको कहते हैं साइनस वेनेरियम? साइनस फिलोसस तो एम्ब्रियोलॉजी है। पढ़े भी पढ़े। अच्छा 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 अच्छा, तो वो सीवीएस की एम्ब्रियोलॉजी तो कवर उसका होगा। जो वीनस एंड है ना, Yes. वो है साइनस फिलोसस। अच्छा साइनस मींस डायलेटेशन। अच्छा, और सर इस जो राइट एट्रियम इसके अंदर 5 ओपनिंग्स है ना, एक आर्टरियोवेंट्रिकुलर सफे, एक आर्टरियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, एक ऊपर सुपीरियर वेना केवा, नीचे से इंफीरियर वेना केवा, एक जो कोरोनरी साइनस ड्रेन हो रही है, और जो पांचवा जो बाद में फोरामेन ओवेलस की सूरत में रह जाता है, जो एम्ब्रियो में फोसा ओवेलस। फोसा ओवेलस रह जाता है, नहीं, वो तो वो बाद में बंद हो जाता है लेकिन एम्ब्रियो में चलता है। ओपनिंग नहीं है। एम्ब्रियो में होता है यार, एडल्ट की बात कर रहे हो कि एम्ब्रियो की बात? अडल्ट में 4 ओपनिंग्स हैं, एम्ब्रियो में 5 ओपनिंग्स है राइट एट्रियम में, ये एम्ब्रियो को छोड़ो ना, आप तो आपसे तो कोई एडल्ट पूछेगा ना। अच्छा, अडल्ट में 4 ओपनिंग्स है ये वाली, ठीक है सर। वो अगर बाद में हो तो एब्नॉर्मल है।
हाँ वो बताया था डक्टस Just नहीं, पेटेंट फोरम में क्लिनिकल में इसके क्या क्या आएगा? एक तो ये पेरिकार्डियल रब और ये पेरिकार्डाइटिस और वो जो आपने बात की कि टेम्पोनार्ड Cardiac tamponade। और उसके अलावा ये हो गया कि ये जो अभी बात कर रहे थे पेटेंट फोरामेन वेलस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और क्या सर आ जाएगा इसमें? वो आर्टिस्ट की मतलब है कि क्लिनिकल में एमआई भी है, और ठीक है ना, सर अयोटा के और कोरोनरी आर्टरी के प्रॉब्लम्स हैं, आयोटिक कोएक्शन वो भी है। कोआर्डिनेशन ऑफ एओर्टा, और सर वो डिस्पोजिशन ऑफ अयोटा और वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलो डेक्स्ट्रोकार्डिया भी, और डिस्पोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स भी, टेट्रोलॉजी और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज भी, ये कंजेंटल प्रॉब्लम है ना, ये तो ये सारे कंजेंट वाइड प्रॉब्लम बर्थ है ये। ओके कहते हैं बच्चे के दिल में सुराख है, जी वो कौन सा वाला होता है सर? कोई भी एक्स्ट्रा सुराख जो है वो इंटरमेटिकुलर डिफेक्ट भी हो सकता है, इंटर डिफेक्ट भी हो सकता है। एक चीज पूछनी थी सर, एक चीज मैंने पूछनी थी, ये तो राइट एटीएम ने डिस्कस कर दिया, इसके अलावा राइट एटीएम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हैं ऐसे नोड की लोकेशन के वाले से वो भी बता दें कैसे नोड देखिए जो नोड्स है ना, यस सर पहले उनकी नेचर को समझना बड़ा जरूरी है बिल्कुल कि दे आर नॉट एनाटॉमिकल एंटिटी। बिल्कुल स्पेशलाइज्ड मसल कार्ड बोलना काम गंदी बात होती, दे आर फिजियोलॉजिकल एंटिटी। फिजियोलॉजिकल ये फिजियोलॉजी वाले बड़े इंटरेस्टेड है कि जी पेस मेकर किधर है, ईवी नोड किधर है, अच्छा ग्रॉस उसको स्टिमुलेट करें तो क्या होगा, उसको छेड़े तो क्या होगा। एनएपी में सारा दिन लगे रहो आपको ऐसे रोड नहीं मिलेगा। मतलब उसकी एक फिक्स लोकेशन नहीं होती पूरी हर बॉडी में, हर हार्ट लोकेशन तो होती है, मिलेगा नहीं आप अच्छा उसकी वो एंटिटी का बात समझ समझ ना कि एनाटॉमिकल एंटिटी वो चीज है जो मिल जाए समझ ड्यूरिंग गया डाइसेक्शन, यस सर। और फिजियोलॉजिकल वो है जो हवा में वो फंक्शन है, वो दूसरी का है। अच्छा सर ये तो राइट एटीएम वाले, राइट एटीएम इसके अलावा तो और कुछ नहीं है सर, और राइट एटीएम का भी एक एक चेंबर से मैं फुल हार्ट कॉल कर रहा हूँ राइट बस एटीएम। वो खास बातें वही है कि कोरोमेनोवेल और Yes, sir. फोसा ओवेल है, लिम्बस फोसा ओवेल है। सर लिम्बस वाला बता दें, लिम्बस वाला लिम्बस पॉइंट तो किनारा है ना उसका, इस पे सर वो किनारा इधर नहीं इसमें है। इसमें होगा, ये देखे ना, अब यहाँ पे नहीं ये राइट एटीएम है ना, ये है ना, तो ये जो है, ये जो एच बना हुआ है ना, यस सर ये तो कॉर्नरी साइनस का है ना, ये है फोसा ओवेलिस, और ये दरमियान में लिम्बस फोसा ओवेलिस सेपरेट्स द कॉर्नरी ओपनिंग फ्रॉम द फोसा वेलस। और सर ये लिम्बस ये क्या है, मतलब ये किस चीज का रेमिनेंट है? ये किनारा पहले है, किनारा बस है। किनारे का नाम है? ये उसी का किनारा है, फोरामेन ओवेल का किनारा। अच्छा, और सर इधर एक वॉल होता है, वो कहते हैं हाँ सर इधर कहते हैं इधर एक वॉल है जो इंफीरियर वेना केवा का रेमिनेंट पीछे बच जाता है जो एम्ब्रियो में होता है, वो वॉल भी इसमें शो हो रहा है या नहीं हो वो रहा? वेल वेस्टिजियल होता है, वो फंक्शनल नहीं होता। अच्छा ठीक है, और तो राइट एटीएम में कोई पॉइंट है या वो एक इंपॉर्टेंट और का लेकिन डायरेक्ट लाइफ में इसका कोई फर्क किसकी सर ने का लोकेशन ऑफ नोड वो फिजियो पर्टिकुलर लोकेशन पूछते नहीं नहीं, वो वैसे आपसे पूछ लेंगे कि अगर उनको इंटरेस्ट हुआ तो हम कि उनको क्या ऐसे नोड नॉर्मली देखिए, आपने पेस ब्रेकर लगाना है यस सर लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे? हाँ ये पॉइंट भी है, तो उसकी तार कहाँ डालेंगे? राइट एट्रियम में डालेंगे ना, तो मतलब वो राइट एट्रियम में होता है, क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर। अच्छा क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है। और तो राइट एटीएम में कुछ रह गया खत्म। अच्छा अब राइट वेंट्रिकल सर, अब राइट वेंट्रिकल है सर, तो राइट वेंट्रिकल में अगर इसको ओपन करें तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स ये बताए थे कि ये पेपिलरी मसल्स हैं ये दो, और इसमें कस्प 3 होते हैं। ये वाला जो इस साइड वाला कस्प है जो सेप्टम वॉल के साथ है, इसको हम क्या कहते हैं? सेप्टल कस्प। और जो इससे आगे की तरफ इधर होगा वो एंटीरियर कस्प, और पीछे पोस्टीरियर कस्प, और जिसके साथ लिगामेंट स्ट्रक्चर से अटैच है उसको कॉर्डाइट टेंडिन कहते हैं, और जो रफ एंड एरिया इसको हम ट्रेबेक्युलर कार्नाई कहते हैं, और इससे आगे जाके जो स्मूथ एरिया आ जाता है उसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इधर एक पॉइंट इसने बताया था कि इधर सेप्टो मार्जिनल बैंड होता है जिसके अंदर से एवी बंडल गुजरता है, तो सेप्टो मार्जिनल बैंड का और कोई सिग्निफिकेंस है तो वो भी बता दें। सिग्निफिकेंस उसका यही है कि ये एक लार्ज ट्रेबेकुलर मसल है, लार्ज ट्रेबेकुलर मसल। अच्छा ट्रेबेकुलर सेपरेट हो गया है और एक बैंड की शक्ल इख्तियार कर गया, तो सेप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलर भी कहते तो इसकी सिर्फ यही एक सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर से एवी बंडल की ब्रांच बस गुजरती है और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एक तरह हैं। से। और तो इसमें क्या मसल ही है ना सारा। समझ गया। और सर राइट वेंट्रिकल में इसके अलावा कोई और पॉइंट कोई भी इंपॉर्टेंट या कोई ऐसा पॉइंट है जैसे उसमें लिम्बस क्रिस्टा टर्मिनलिस था? और बस यही है कि ये जो रफनेस सारी बनी है, तो कहते हैं जी यहाँ पे ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो जाता? हाँ। वो लेयर होती है सिंबल्स के होते हैं क्या बोलते हैं उसको? एंडोकार्डियम, which is सर इसकी रीजन समझा दे, मैं नहीं समझा। एंडोकार्डियम भी समझते नहीं मैं रीजन नहीं समझा कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता। एंडोकार्डियम स्मूथ कर देती है ना उसको। अच्छा तो वो यहाँ नहीं होती?
होती है। अच्छा। सारे चैम्बर को वही तो लाइन कर रही है। तो आपने सिर्फ इसमें मतलब वो कोई भी चैम्बर के वाले से पूछ ये भी रफड़ है, ये भी रफड़ है, ये भी रफड़ है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सब जगह तो है ना। लेकिन क्लॉटिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि स्मूथ एंडोकार्डियल की क्लियर होती है, एंडोकार्डियल डैमेज होगा, एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा तो फिर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। इंट्राम्यूरल अच्छा बिल्कुल क्लॉटिंग। और इसके अलावा सर राइट वेंट्रिकल में कोई कुछ भी नहीं है ना, और इसके अलावा बस इसकी थिन होती है वॉल, इसकी थिक होती है। सर ये क्लॉटिंग से कैसे बचाता है वो वाला, क्या बताया आपने? सर ने कहा स्मूथ जो ये रफ एंड एरिया ना ये स्मूथ हो जाता है। एंडोकार्डियल है ना, सिंपल स्क्वेमस कौन सी लेयर बताई थी? सोचता है कि यार इतने बल है तो या तो कहीं तो क्लॉट हो जाएगा। कौन सी लेयर बताई थी? सिंपल तो क्लॉट नहीं होता क्योंकि Yes. इट्स लाइन बाय द एंडोकार्डियम व्हिच इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस। इसलिए कहीं भी रफ एंड एरिया के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं Endothelium होता। एंडोथीलियम। अच्छा राइट वेंट्रिकल भी हो गया। ब्लड वेसल्स की है। अच्छा सर ये राइट वेंट्रिकल भी हो गया। अब इसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम करना है। लेफ्ट एट्रियम जो है ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर है। अच्छा इसको पीछे कर दो बस, बेस है। बेस है यानी इसको ये पोस्टीरियर हिस्सा, और इसमें पोस्टीरियर सारा हिस्सा ये है लेफ्ट एट्रियम कवर कर रहा है। उसके पास 2 पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, रेड कलर की वेन, 4 2 एक तरफ से 2 एक तरफ से, यानी तो ये राइट लेफ्ट एट्रियम हो गया। और इसमें कोई और सिग्निफिकेंस है इसके हवाले से? एक तो फोसा मेन ओवैलिस है वो जो दोनों में आ जाता है, ये एक हो गया। तो फोसा ओवैलिस है वो तो इंटरएट्रियल सेप्टम में है। यस। और इसके अलावा सर लेफ्ट एट्रियम में कोई मखसूस पॉइंट जो इसी के से मुख्तस हो? माइटल वेल खुलता है और ये 4 ये 5 ही ओपनिंग हो गया, 4 ये और 5 हो गया। हाँ 5 इसकी ओपनिंग्स है, माइटल वेल को 2 इंक्लूड करके। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में बताया था कि जो इसकी थिकनेस है वो राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स ज़्यादा है, और इसकी वॉल से भी पता लग रहा है, इससे भी पता लग रहा है, लेकिन इसका जो ल्यूमेन है वो इससे छोटा है और इसका ल्यूमेन बड़ा है राइट वेंट्रिकल। दीवार मोटी होगी तो ल्यूमेन बिल्कुल हो गया। और इसके बाद ये जो बड़ा सा ये मसल हमें दिख रहा है पेपिलरी मसल, और इसमें माइटल वाल के 2 कस्प होते हैं, और इन 2 कस्प को भी एंटीरियर पोस्टीरियर 2 पेपिलरी मसल और 2 उनमें पेपिलरी मसल के भी नाम होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल पेपिलरी मसल। और इसमें जो कस्प 2 हैं उनके भी हम नाम देंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। और सर इसमें ये बताया था कि इसके जो रफ एंड एरिया इसको भी हम ट्रेबेकुलर कार्नेय कहेंगे, लेकिन जो इसका आगे जाके स्मूथ एरिया जो होता है वो जो आगे ओटा में ओपन होता है उसको हम ऑर्टिक वेस्टिब्यूल कहेंगे, इनफंडिबुलम। तो सर इसका नाम क्यों डिफरेंट रखा है? उसके स्मूथ एरिया को इनफंडिबुलम का है, इसके स्मूथ एरिया को ऑर्टिक वेस्टिब्यूल का। इसकी रीजन क्या है? डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को आप वेस्टिब्यूल कह देंगे, दोनों को इनफंडिबुलम। तो इसमें तो हम दोनों को ट्रेबेकुलर कार्नेय भी तो कह रहे हैं। वो तो अरेंजमेंट एक जैसी है ना, तो वो तो आपने एक जैसी कहनी है। तो सर इसका ऑर्टिक वेस्टिब्यूल नाम क्यों दिया? वेस्टिब्यूल से क्या मतलब? वेस्टिब्यूल मींस अ डायलेटेड स्पेस। अच्छा। स्मूथ एंड डायलेटेड वेस्टिब्यूल। और इनफंडिबुलम का क्या कैसा ताल्लुक है? जैसे लेरिक्स में वेस्टिब्यूल है। यस सर। और सर इनफंडिबुलम को हम स्मूथ एरिया क्यों कहते हैं राइट वेंट्रिकल को? उसका क्या ताल्लुक है? उसका नाम किस तरह पता लगा? जैसे आपने वेस्टिब्यूल का मतलब बताया, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है ना वो एक्चुअली बाहर होता है कोनस पर बिल्कुल होती है आर्टरी, कोनस आर्टरी, उसका वो बनता है ना। अच्छा ठीक है, इसको बंद कर दो हार्ट को, इधर से भी। हाँ ब्लड सप्लाई पे इसको बंद कर दो। लेफ्ट से शुरू करें, लेफ्ट लेफ्ट से या राइट से? राइट से शुरू होगी ना लेफ्ट से शुरू करें। क्या सर? अब ब्लड सप्लाई इसकी आप बंद कर दो यहाँ से। कोरोनरी आर्टरीज है मेन इसकी। सर इसमें सर वो सर्कमफ्लेक्स ऐसा नजर आ रही है जी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। हाँ क्यों नहीं नजर आएगी? सबसे बढ़िया सर इसकी आर्टरी सारी डिस्कस कर दिया एक-एक करके। देखिए ना, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज है किसकी ब्रांच है। ब्रांचेस सर ये आयोटा आयोर्टा Ascending aorta की 2 ही ब्रांचें हैं, डिसेंडिंग, ठीक है ना। डिसेंडिंग आयोटा असेंडिंग असेंडिंग नहीं, असेंडिंग ये। समझ आ गया। तो असेंडिंग aorta की राइट की तरफ चलती, लेफ्ट की तरफ, लेकिन दे आर हिडन बाय द पल्मोनरी ट्रंक। अच्छा। ये नजर नहीं आती, इससे छुपाई हुई है। असेंडिंग के सिर्फ 2 ही ब्रांचेस हैं? 2 ही है ना, एक राइट और एक सर लेफ्ट। होती कहां तक? लेकिन- आपने 2 का रूल बताया था ना, रूल ऑफ 2 के इतने इंचेस जो है वो सारे जो है बेसिस जैसे। वो तो ये 2 इंच लंबी है ना, ये असेंडिंग aorta is 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस लॉन्ग। अच्छा। इस तरह पल्मोनरी ट्रंक भी 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर। अच्छा, पल्मोन- बताया था कि जो पेरिकार्डियम है वो कहाँ तक जाती है? वो 2 इंच तक। वो जहाँ तक ये है बस यहाँ तक जाती है, आर्च ऑफ aorta को तो कवर नहीं करती। अच्छा सर आपने ये बताया कि पल्मोनरी ट्रंक जो है वो असेंडिंग aorta की ब्रांचेस को हाइड कर रही है, इसके पीछे यानी ब्रांचेस है एक देखो, और। इसके पीछे है ना। अच्छा समझ गया। अब ये जो आप ये बता रहे हैं, ये कौन सी है? ये मैं बताता हूँ, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आ रही है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हाँ, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। LAD है ना, LAD इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी, लेकिन आपको लेफ्ट मेन तो नजर नहीं आ रही ना। यस। अच्छा तो मेन इसके पीछे है, समझ गया। ठीक है ना। तो ये उसकी एक ब्रांच है, ठीक है ना, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है। अच्छा इस तरह राइट कोरोनरी आर्टरी आपको मेन नहीं नजर आ रही, उसकी एक ब्रांच नजर आ रही है, कोरस आर्टरी, ठीक है ना ये, लेकिन खुद इसके पीछे है ना, इसके पीछे है।
निकल यहाँ से रही है। अच्छा सर, इसमें एक कस्प है जिसमें वो बताते हैं ये जैसे ये है 3 कस्प बने हुए हैं एओर्टा के, मतलब है कि इसमें एक 3 कस्प है ना। हाँ। एक देखिए ये मतलब अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से जाएंगे तो एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक पोस्टीरियर है। तो ये वाला राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, पीछे और वाला एक पोस्टीरियर। posterior हो गया। तो राइट वाला राइट कोरोनरी आर्टरी को ये देखो ना, ये अब क्लियर हो गई ना। समझ गए, यस बिल्कुल, राइट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट कॉर्नर जो है ये अभी यहाँ इससे से छुपाई हुई है पल्मोनरी ठीक है ट्रंक ना। में। तो वो इसके पीछे होगी, ये इधर होगी, मतलब ऊपर ये भी नजर नहीं आ रही थी, अब ये वो उतारा है तो ये नजर आनी शुरू हो समझ गई। गया सर, तो देख कितनी मोटी है को राइट coronary कोरोनरी artery। आर्टरी, बिल्कुल समझ तो गया। ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है। इसकी ये बेसिकली जब ये पीछे जाएगी ना तो इंफीरियर सरफेस ये देगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, दिस इज द रीजन फॉर डोमिनेंस। जो राइट डोमिनेंस होता है वो ऐसे ही बना होता है, लेकिन अगर लेफ्ट बना होता तो वो लेफ्ट वाली यहाँ से आ जाती। हाँ, लेकिन फिर 50% ये ज्यादा उसकी होती। लेफ्ट, ठीक है समझ गया। और सर इसमें ये मैंने आर्टरी डिस्कस करनी थी, ये राइट कोनस आर्टरीज होगी ना, ये राइट कोनस आर्टरी होगी, ये लेफ्ट कोनस आर्टरी डायगोनल होगी। आर्टरी कौन सी होगी? हाँ डायगोनल, डायगोनल आर्टरी होती है जो ये जा रही है ना, ये जैसे मार्जिन के साथ जो जाती है, ठीक है। तो जैसे एट इसमें एंगल जो जाती है। बता दें लेफ्ट का जो मेन है, क्योंकि लेफ्ट का समझ लेफ्ट डायगोनल आर्टरी पूछ रहे हैं। डायगोनल आर्टरी इस तो होती है जो एट एंगल आती है, बताया ना इसमें आपको ये। स्प्लिट तो नहीं है? हैं? ये सर स्प्लिट तो बता नहीं है इस मॉडल में शो है? लेफ्ट डायगोनल ये आर्टरी, देखो ना, डायगोनल का क्या बताया, जो एट एन एंगल जाती है तो फिर लेफ्ट 45 डिग्री के एंगल में। मार्जिनल तो ये है ना जो मार्जिन Left का मार्जिन तो मार्जिन अच्छा, लेफ्ट मार्जिन सर लेफ्ट बनी भी नहीं है। नहीं बनी वो हुई यहाँ ना? नहीं बनी होती, हर चीज नहीं बनी हुई, अच्छा लेकिन सिमेट्रिकल ब्रांच सर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कौन सी होगी? सर्कमफ्लेक्स वो होती है कि जैसे ये राइट गई ना और इससे ये जो चक्कर लगाती है ना, वैसे सर्कमफ्लेक्स का मतलब है जो चक्कर लगाए। तो उसको इसी को हम सर्कमफ्लेक्स, इसी का। अच्छा अच्छा, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को हम सर्कमफ्लेक्स कैसे ये देखेंगे? राइट है। ये राइट राइट कोरोनरी राइट आर्टरी को नहीं कहेंगे, लेफ्ट को। लेफ्ट की जो इस तरह चक्कर लगाएगी ना, वो शोन तो नहीं है। वो भी शोन नहीं। राइट को क्यों नहीं कहेंगे? वो भी तो चक्कर लगा रही है ना उस नहीं तरफ। नहीं, लेकिन ना लेफ्ट जब निकली है तो एक तो इधर आ गई ना, यस सर, और एक ने चक्कर लगाया और इधर आ गई पीछे, बिल्कुल इसके साथ मिलेगी ना, यस सर, तो वो दोनों मिल जाएगी, समझ उसकी गया मेन और उसकी सर्कमफ्लेक्स दोनों मिल जाएगी। समझ गया। और सर इसमें मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी, इसमें आर्टरी, अच्छा ये तो कोनस हो गई, इससे आगे ये वाली ब्रांचेस इनके नाम? ये ये वेंट्रिकुलर इस पे मतलब डायरेक्ट जो राइट वेंट्रिकल को डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई की, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम को सप्लाई करी, हर ब्रांच का नाम जरूरी नहीं है आपको। अच्छा, और सर जो एपेक्स भी, कॉर्डी मिनिमी सर क्या हाँ होता है? वीनस कॉर्डी, वीनस कॉर्डस मिनिमी एक सेट है वेन्स का जो हार्ट को ड्रेन कर रहा है, हर और चैम्बर की बहुत थोड़ा, जिसको कोरोनरी उसका ड्रेनेज कहते हैं, जो ये ब्लू ब्लू से बनी हुई उसको है। थिबेसियन वेन्स भी कहते हैं। तिबेसियन वेन। थिबेसियन तो वेन्स सर ये बाकी ये वाली वेन्स पे क्या कार्य होती है अगर वो भी ड्रेन नहीं करेंगे? ये इन्हीं को कह रहे हैं। 3 सेट्स ऑफ वेन्स। अच्छा पहला है कोरोनरी साइनस, हाँ दूसरा है एंटीरियर कार्डिक वेन, ठीक है। ठीक है, और तीसरा है थिबेसियन वेन्स और द वीनी कॉर्डस अच्छा मिनिमम। सर पहले तरतीब से एक्सप्लेन, कोरोनरी साइनस पहले एक्सप्लेन कर दी तो इसमें 60% ड्रेनेज जो है वो कोरोनरी साइनस का है, और बाकी और कोरोनरी साइनस के आगे 5 ट्रिब्यूटरीज है। बिल्कुल है ऐसे ही। सर 3 तो पता है, बाकी 2 कौन से? अच्छा सर कोरोनरी साइनस अभी डिस्कस कर सर रहे थे। तीन ये बताओ। पढ़ा है ना कोरोनरी ये साइनस, सर- ये कोरोनरी साइनस है अभी सर तीन कौन कौन सी है जल्दी जल्दी? 5 है, 5। वैसे एक है ये ग्रेट कार्डिक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन होगी, इधर हो गई मिडिल कार्डिक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है ना? सर इधर होगी स्मॉल ही साइड पे, और ये स्मॉल। और ये हो जाएगी एक स्मॉल कार्डिक वेन। स्मॉल कार्डियक वेन, अच्छा, और फिर एक होगी द वेन ऑफ मार्शल, द वेन ऑफ मार्शल, मार्शल, और एक होगी द पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। वो किधर किधर होंगी इनकी लोकेशन एक भी? लेफ्ट वेंट्रिकल की वेन होगी डायरेक्ट। अच्छा सर ये पुशी हाँ, ये कौन सी वेन तो है? जा रही है ना, हाँ ये है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। और वो Posterior vein of Vein left Marshall ventricle। जो है वो लेफ्ट एट्रियम की वेन है। वो इसमें नहीं शो हुई हाँ। है। अच्छा तो ये 5 सेट्स हो गई वेन कोरोनरी साइनस, जो फर्स्ट सेट 5 ट्रिब्यूटरीज हो गई। 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोरोनरी साइनस जो 60% ड्रेनेज करता है। हाँ। जो सेकंड बताई थी वो आपने बाकी परसेंटेज 40% रह गया, हाँ। 40% सर, एक oblique vein भी होती है। ऑलमोस्ट 30% एंटीरियर कार्डिक वेन्स ने कर दिया, अच्छा सर जो डायरेक्ट राइट एट्रियम में खुलती है। अच्छा सर एक तो कोरोनरी साइनस आपने एक्सप्लेन कर दी ना, 2 सेट और भी थे टेबिशियन एंटीरियर और कार्डिक वेन्स, वो एंटीरियर किधर है सर? एंटीरियर एंटीरियर कार्डिक वेन जो फ्रंट पे है, इनके अलावा जो कॉर्नर जो ये अलग रहता है, अच्छा ठीक इनको है, कहेंगे जो सर? राइट एट्रियम में जाके खुलेगी, अच्छा ये नहीं है फिर? जो राइट एट्रियम में अच्छा, ये खुलती नहीं है है? ना जाके। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तीनों राइट एटीएम में खुल रहे हैं, इनको एंटीरियर। एंटीरियर कार्डिक वेन जो है, अच्छा, ये small है, ये दो। oblique vein भी होती है oblique vein। वो तो oblique vein तो उसकी ट्रिब्यूटरी है ना। अच्छा सर आपने ये बताया ना कि एंटीरियर कार्डियक वेन जो राइट एटीएम में खुलेंगी, ये वाली जो हाँ है जी। ये भी कोरोनरी साइनस के अलावा ये एक दूसरा फैक्टर है, ये भी ड्रेनेज में हेल्प करता है अदर देन डायरेक्ट खुलती ये है। डायरेक्ट खुलती है, ये कोरोनरी साइनस का ऐसा नहीं। ये तो 2 होगी। अब तीसरा टेबिशियन वे जो आपने बताया था वो भी उसकी बेसियन में हर चैम्बर में खुलती है। वो यहाँ बनी हुई है सर?
नहीं वो तो छोटी छोटी वेन्स है ना। अच्छा वो अंदर ही होती हैं। हाँ। तो ये 3 सेट्स हैं वो जो चारों चैम्बर्स में खुलती है। अच्छा, और ये 3 सेट्स हैं जो वो पूरे हार्ट को तकरीबन ड्रेन करते हैं। 10% से भी कम। अच्छा, तो सर ये 3 हो सेट्स हो गए जो पूरे हार्ट को ड्रेन आउट कर बस, देते हैं। और सर इसके हार्ट से रिलेटेड और कुछ सर, वो पूछना है? oblique दोबारा बता रहा हूँ। ऑब्लिक का दोबारा क्या है? ओब्लिक क्या? oblique vein आप बता रहे थे। ऑब्लिक वेन। देखिए एक तो ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम होती है ना, यस सर। वो होती है मार्शल वेन, वो नहीं दिखाई इन्होंने, ये है ना लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ कहीं होती है वो इसमें खुलती है आके ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है वो कोरोनरी साइनस में। कॉर्नर साइनस है ना, मार्शल, उसको मार्शल कहते हैं। और कुछ पूछना है हार्ट से रिलेटेड कवर है? और सर कुछ हॉस्पिटल वाले पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट? हाँ सर, एक और कि ये मैंने पूछा था कि जो एपेक्स बीट है उसको लेफ्ट नहीं राइट कोई आर्टरी सप्लाई करती है, ब्रांच जैसे शो भी हुआ है, वो कुछ बताया था। नहीं लेफ्ट नहीं करती, लेफ्ट में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ब्रांच सप्लाई उसको कहीं से देखिए एपेक्स जो है वो कौन बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फिर लेफ्ट ही उसकी सप्लाई होगी ना। लेफ्ट ही तो ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम से आ रही है ना आर्टरी की ब्रांच। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट देखो ये भी तो आ रही है ना, ये भी एपेक्स की तरफ ही आ रही है ये ना। तो सर यहाँ खत्म हो गया, एपेक्स में सिर्फ ये एक ब्रांच। मतलब ये है कि मिलजुल के सारी सप्लाई होती है ना, कोई एक थोड़ी फिक्स होती है। अच्छा सर, मैं अगर पूछूं इनका एनास्टोमोसिस भी होता है आपस में। अच्छा सर, एनास्टोमोसिस कौन-कौन से है सर? हाँ जहाँ जहाँ ये मिल रही है, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी एंटीरियर और पोस्टीरियर कौन मिल रही है ना। देखो, अच्छा ये एक हो fuse होती गया, दिखाई दे ये रही है। 1 हो गया। लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं है कि आपको दोहराना पड़े। अच्छा हैंड आर्टरी। अच्छा सर, ये एंड आर्टरीज तो है, लेकिन ये इनका एनास्टोमोसिस है एट आर्टरियोलर लेवल। अच्छा सर, ये नहीं कि एनास्टोमोसिस नहीं है, एनास्टोमोसिस है। अच्छा सर, ये एनास्टोमोस 1 हो गया, 2 कोनस आर्टरी के बाद एनास्टोमोस 2 हो गया, एनास्टोमोस 3। बस वेरियस आप देखिए ना, जहाँ पे भी करीब करीब आ रही है। हाँ ये पीछे राइट डोमिनेट और लेफ्ट डोमिनेट 3 एनास्टोमोसिस। और सर इसमें कोई हाँ सर, और एपेक्स बीट से हमसे पूछे कि एपेक्स बीट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो हम क्या कहें? क्योंकि वो सबसे ज्यादा उधर सबसे ज्यादा स्टिमुलस मिलता है ना। एपेक्स बीट को जो लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी है उसी की ब्रांचें आ रही है एपेक्स को। और सर अच्छा सही है, समझ। एंड आर्टरी रिवल यानी एंड हो जाता है तो उसकी कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, तो ये किस तरह ब्रांचिंग कर लेते हैं कोलैटरल? नहीं, आप बात समझ नहीं रहे। जो एंड आर्टरीज है ना, एंड आर्टरीज उनका कंसेप्ट ये है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं करती। और एंड आर्टरीज वो होती है जहाँ पे इन्फेक्शन, हार्ट में इन्फेक्शन होता है ना, तो इसका मतलब हार्ट में एंड आर्टरीज है। एंड आर्टरीज आर कैपिलरीज, ठीक है ना। कैपिलरीज आगे फर्दर सर अब एंड में एक चीज पूछनी है, ये लिगामेंट रह गया ना, इसको हम लिगामेंटम आर्टरियोजम कहते हैं ना। तो जब ये फीटल लाइफ में जब सुराख प्रेजेंट हो, जब हमें लंग्स की जरूरत नहीं होती, यहाँ से ब्लड डायरेक्ट जा रहा होता है पल्मोनरी ट्रंक से आउटर ऑफ बॉडी में विदाउट गोइंग टू द लंग्स। हाँ, तो उस सुराख को हम क्या कहते हैं? डक्टस आर्टरियोसिस उस सुराख को कहते हैं। सुराख नहीं, वो एक चैनल होता है। चैनल को कहते हैं। और बाद उसी में चैनल को जो सुकड़ जाता है, फाइब्रोज हो जाता है, तो वो लिगामेंटम आर्टरियोजम हो गया। अच्छा, और दूसरा होता है 2 एट्रियम के दरमियान फोरामेन ओवेलस, फोरामेन ओवेल कहते हैं अभी अडल्ट में। फीटल लाइफ में हम इसको क्या कह रहे होते हैं जब चल रहा होता है चैनल? एडल्ट में फोरामेन ओवेल होती है ना, अडल्ट में तो फोसा ओवेलस होता है। फोसा वेलस होता है, ठीक है। अब सर वो तो डक्टस आर्टरी, वो कौन सी डिजीज होती है? पेटेंट डक्टस आर्टरी, जिसमें बच्चा आए थे, वो एक्सप्लेन करते हैं। और उसमें भाई, इन दोनों ये अगर नहीं बंद होता, ये वाला वो पेटेंट रहेगा ना। अगर नहीं बंद होता तो फिर क्या होगा कि आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड मिल जाएंगे। वो भी साथ साथ चल रहा होता है। इन दोनों का रोल होता है उसमें फीटल लाइफ में, किस पे? राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम में जाना और इसमें इधर जाना। जाहिर है इन्होंने डाइवर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि लंग्स काम नहीं ना कर रहे हैं। पहले मैं समझता था सिर्फ यही काफी होता है, लेकिन बाद में वो दोनों लंग्स चल काम नहीं ना कर रहे हैं। ये देखिए आप, जब आपके लंग्स काम कर रहे होते हैं तो ये दोनों चीजें बंद हो जाती है, फोरामेन ओवेल भी। अच्छा। और ये इकट्ठे बंद होते हैं। अब सर इस हार्ट में कुछ और रह गए तो एक्स्ट्रा पॉइंट या कोई हॉस्पिटल वाला पॉइंट या कुछ मुश्किल पॉइंट जो याद करना पड़े? आर्टरी सप्लाई कर ली, वेनस सप्लाई कर ली, चेंबर्स करनी है, और इसके कंडक्टिंग सिस्टम। सर नर्व सप्लाई थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं, एक मिनट नर्व सप्लाई करते हैं। इसके क्या कहेंगे हम इसको? कार्डियक प्लेक्सस। अच्छा, ऑटोनोमिक हो गई सर, कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं ना उसको। इसको कार्डियक प्लेक्सिस कहेंगे, ठीक है। वो वेगस और वो अच्छा सर, आप इसको मतलब सर बैक के मसल्स